अब अगर दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है, अगर दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है तो उसमें वियर एंड टियर होगा या नहीं होगा, बताएं। यस सर, होगा। वियर एंड टियर होगा, ठीक है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस वियर एंड टियर को बचा सकते, क्योंकि सारे व्हीकल टर्न करेंगे टर्न पे और सबके टायर घिसेंगे। जब सबके टायर घिसेंगे तो टायरों का तो वेस्टेज ही सर एक प्रकार से। ग्रीसिंग क्या कर सकते हैं। रोड पे ग्रीसिंग करेंगे तो क्या होगा बेटा, रोड पे ग्रीसिंग करेंगे तो सारे एक्सीडेंट हो जाएंगे, सारे व्हीकल्स का एक्सीडेंट हो जाएगा वहां पे। यहाँ पे ग्रीस नहीं करना है, ठीक है। इस वेयर एंड टियर को कम करने के लिए हम एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, दो समस्याएं। पहली समस्या कि आने से टायर्स के बीच में वेयर एंड टियर होता है जो कि वेस्टेज है। दूसरा, हर टर्न के ऊपर एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट दी होती है जो कि नॉर्मल स्ट्रेट लाइन मोशन की स्पीड लिमिट से काफी कम होती है। तो हर टर्न पे आपको बार बार स्लो डाउन करना पड़ता है और फिर आपको वापस स्पीड अप होना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज ए वेस्टेज ऑफ फ्यूल इन दिस केस यू कैन कंसीडर, ठीक है। नॉर्मल आपकी व्हीकल की वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर और टर्न लेने के लिए आपको उसको रिड्यूस करना पड़ रहा है 60 to 50 और फिर आप वापस स्पीड अप हो रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को, प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए फिर एक टेक्निक यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। नाउ इन बैंकिंग ऑफ रोड्स व्हाट इज डन, रोड फ्लैट होती है हमारी और मैंने कंसीडर किया था अभी कि रोड राइट की तरफ टर्न कर गई, ठीक है। तो जब राइट की तरफ रोड टर्न कर रही होती है तो रोड को, जो बाहर का आउटर एज है, उसको थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है, ठीक है। आउटर एज को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है, ऐसे तिरछा कर दिया जाता है, टिल्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट एट टर्न्स द आउटर एज ऑफ द रोड इज स्लाइटली लिफ्टेड, ठीक है, ताकि एक टिल्ट मिल जाए, रोड को एक टिल्ट मिल जाए, ठीक है। दिस tilting of roads at turn is called banking of roads। इस प्रकार से जो टिल्ट करते हैं रोड को, उसको बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये तिरछा कर दिया है, मान लो ये बैंक एंगल ऑफ बैंकिंग जो है यहाँ पे अल्फा है, जो रोड को टिल्ट कर दिया यहाँ पे एंगल अल्फा से इसको टिल्ट कर दिया, आउटर एज को उठा दिया। अब यहाँ पे जो व्हीकल टर्न ले रहे हैं, ये व्हीकल टर्न ले रहा है, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस सेट कर रहे होंगे। सो दिस लेट्स कंसीडर दिस। इस पे एक तो फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, दैट इज वेट mg। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, ठीक है, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड, जो टर्न उसका हो रहा है। फिर और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ग्राउंड का, नॉर्मल फोर्स है n, ठीक है, जो रोड इसको सपोर्ट कर रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और एक फोर्स और लग रहा होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर खींच रहा है, तो इसकी टेंडेंसी बाहर स्लिड होने की, ये बाहर स्लिड होना चाहता है। तो बाहर स्लिड कौन कौन नहीं होने दे रहा, एक तो इसको, इसका वेट का ये कंपोनेंट इसको रोक रहा है, और दूसरा व्हील्स और रोड के बीच में एक फोर्स होगा फ्रिक्शन का, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसको रोकेगा, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं।
4 फोर्स हो गए, एक तो वेट हो गया, एक हो गया mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक नॉर्मल, एक रोड का जो नॉर्मल रिएक्शन है इस पे, ये नॉर्मल रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा होगा, और व्हीकल और रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि अंदर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि mv²/r इसको बाहर की तरफ खींच रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर की तरफ रोक रहा है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, व्हीकल पे सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे और ये इस प्रकार से टर्न कर जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी ऑप्टिमम स्पीड देखनी कितनी होगी। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब न कम न ज्यादा, ठीक ठाक स्पीड से वो चला जाए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 होना चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं अपीयर हो और वो आराम से मुड़ जाए। और दूसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ वो कितनी मैक्सिमम स्पीड से मुड़ सकता है, वो कितना होगा, ये चीज हमें यहाँ एनालाइज करना है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बैंकिंग ऑफ रोड का क्या बेनिफिट आता है इसके अंदर। ये फोर्सेस समझ में आ गए आपको, चारों फोर्सेस जो इस पे एक्ट कर रहे हैं। हाँ बेटा। Yes, sir. नाउ वी हैव टू रिजॉल्व 2 फोर्सेस जो टिल्टेड है, जो तिरछे फोर्सेस है उनको रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करके फिर हमें फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हम कुछ कंसीडर करते हैं। लेट द मास ऑफ द व्हीकल बी कैपिटल M, mass is M, velocity is V, radius of curvature of road is R, friction between road and tires is F, which is mu times N, right? और velocity आ गई, this is 1, this is 1, this is 1, friction, ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। Now in equilibrium condition, इक्विलिब्रियम कंडीशन में सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। सो लेट अस सी कौन कौन से फोर्सेस होंगे। अभी ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो यहाँ पे इस फोर्स का ये कंपोनेंट, नीचे वाला कंपोनेंट, और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला एंगल अल्फा है यहाँ पे, और ये कंपोनेंट ब्लू से बना देते हैं। नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। अब क्योंकि ये वाला एंगल, ये एंगल अल्फा होता है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये अल्फा, ठीक है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट होगा n cos अल्फा, ये कंपोनेंट होगा n sin अल्फा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा दिस इज f, ये हो जाएगा f cos अल्फा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा f sin अल्फा, ठीक है। तो जो तिरछे फोर्सेस हैं, ये फोर्स फ्रिक्शन ये तिरछा है, नॉर्मल रिएक्शन तिरछा है, इनको हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, सो दैट वी कैन बैलेंस ऑल दीज फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन दी व्हीकल। तो जब ये सारे फोर्सेस आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस हो रहे होंगे, ठीक है, तब ये व्हीकल आराम से सीधा क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, equilibrium conditions in horizontal direction
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस सेट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं mv स्क्वायर अपॉन r, this is balanced by forces in this direction, that is n sin alpha plus f cos alpha. अब f क्या है यहाँ पे? f होता है म्यू टाइम्स n, सो n sin alpha plus mu times n cos alpha. तो n हमारा कॉमन आ गया, तो ये हो गया sin alpha plus mu cos alpha. सर ये आपने इसके बाद क्या लिखा है कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इन हॉरिजॉन्टल डिस्क डायरेक्शन, ओके डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस हमने बैलेंस कर दिए यहाँ। अब यहाँ से हम नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, n कितना है, सो दिस n इज इक्वल टू, सर इज इट सो स्पेसिफाइड दैट कि जो हम थीटा का एंगल लेंगे वो अल्फा ही लेंगे? ये आप अल्फा ले रहे हैं, थीटा एंगल जनरली एंगल ऑफ रिपोज होता है, ठीक है। जो फ्रिक्शन में हम यूज करते हैं थीटा एंगल, एंगल ऑफ रिपोज यूज करते हैं। अगर यहाँ पे आपने थीटा एंगल ले लिया है तो फिर वहां पे कुछ और एंगल आप ले लेंगे। जो फ्रिक्शन के लिए हम एंगल यूज करेंगे वो कोई और एंगल आप वहां पे ले लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, एंगल ऑफ बैंकिंग कौन सा लिया है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि अल्फा ही है, मैं यहाँ पे बीटा भी लिख सकता था, थीटा भी लिख सकता था, कोई भी एंगल लिख सकता था। तो जो एंगल मैंने लिखा है वो मुझे ध्यान रखना है कि ये वाला एंगल मैं एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए यूज कर रहा हूँ और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए ये वाला एंगल यूज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। हाँ कृतिका, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ये हम यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल वाली डायरेक्शन में भी n आएगा तो वहां पे हमें उसको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। सो n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर, ये वाला फैक्टर, ये हो गया साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है। फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, कौन कौन से फोर्सेस हैं? ऊपर की तरफ है n cos अल्फा और नीचे की तरफ है mg f sin अल्फा। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? ये अभी एक्सप्लेन तो किया सारा मैंने आपको, अभी सारा एक्सप्लेन यही तो किया मैंने, कौन कौन से फोर्सेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं और किस किस को क्यों रिजॉल्व करना है। ये सब वो मुझे समझ आया, पर अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे पता चलेगा? तो आप किस हिसाब से ड्रॉ कर रहे हो आप उसी हिसाब से बनाओगे ना, वो तो लॉजिकली बनेगा वो तो। हाँ बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट एक्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से ऊपर की तरफ एक्ट करता है, वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं वही यूज करने हैं आप, ठीक है। फिर भी कहीं कहीं पे किसी भी सिचुएशन में आपको पढ़ते वक्त कुछ क्वेश्चन करते वक्त कोई डाउट आता है कि इसको कैसे करना चाहिए, तो वो इसी के लिए मैं पूछता हूँ सबसे पहले आपसे, कोई डाउट है तो पूछो ताकि मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, ठीक है। अभी हो सकता है आपको डाउट हो जाए, इट्स क्वाइट पॉसिबल, आप अभी लर्निंग फेज में हो, ठीक है। तो आप पूछो, मैं हेल्प करूंगा कि किस प्रकार से सोचते हैं और किस प्रकार से फिर बनाते हैं डील कर, ठीक है बेटा। तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास ये फोर्सेस है mg और f sin अल्फा, mg plus f sin अल्फा, and this is equal to n cos अल्फा।
So mg is equal to n cos alpha minus f sin alpha. This is n cos alpha minus f, इसको म्यू टाइम्स n, ठीक है, इससे रिप्लेस करेंगे, f इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, ये हो गया साइन अल्फा। ये n और ये n कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, ये हो गया cos अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा। n की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये वाली n की वैल्यू आई हुई है हमारे पास, ये n की वैल्यू हमें यहाँ पे यूज करनी है। सो दिस इज mv स्क्वायर अपॉन r, ऊपर है हमारे पास cos अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास साइन अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा। दिस इज mg, कि n से m कैंसिल हो गया यहाँ पे। नाउ वी हैव टू फाइंड दी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को यहाँ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आएंगे, बाकी सबको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा gr, ये वाली चीज आ जाएगी ऊपर साइन अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा, और ये वाला फैक्टर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, cos अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा। दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? फिर आगे बात करते हैं। Yes, sir. So this is v square is equal to gr mu cos alpha plus sin alpha upon cos alpha minus mu sin alpha। ये मैंने cos पहले sin बाद में ऐसे अरेंज कर दिया, प्लस साइन बीच में से आगे पीछे कर सकते हैं उसको, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स, ये v इज दी ऑप्टिमम स्पीड, यहाँ पर ऑप्टिमम नहीं है, ये मैक्सिमम स्पीड है हमारे पास, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको और रीअरेंज कर लेते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में we divide by cos alpha, so this becomes gr mu times sin upon cos, ये हो जाएगा tan alpha upon 1 minus mu times tan alpha, ठीक है। अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, if angle of friction between road and tires is theta, if angle of friction between roads and tires is theta, तो ये थीटा कौन सा है, एंगल ऑफ रिपोज की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को जो लिमिट करता है, ये वो एंगल थीटा है। सो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, तो हम म्यू को tan थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या म्यू को तब tan थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं इस म्यू को, तो ये हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू gr, दिस इज tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। अब ये देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ये टेंजेंट की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, और दिस इज gr
टेन थीटा प्लस अल्फा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो ये v स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, now this v max, maximum velocity is equal to gr tan theta plus alpha। जो पिछला हमने डेरिवेशन किया था उसके अंदर आप देखें यहाँ पे सिर्फ tan थीटा आया था, इसके अंदर सिर्फ tan थीटा आया था, और वो tan थीटा क्या चीज थी, वहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से वो एक्सप्रेशन आया था जिसको हमने म्यू एस से रिप्लेस किया था। अब यहाँ पे थीटा के साथ अल्फा और ऐड हो गया, थीटा के साथ अल्फा और ऐड हो गया। यहाँ ध्यान दें tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है वैसे वैसे टेंजेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लैट रोड के ऊपर जो स्पीड लिमिट आई थी √GR tan थीटा, वो अब बैंक्ड रोड के ऊपर मैक्सिमम स्पीड लिमिट आई है GR tan थीटा प्लस अल्फा, ये अपर लिमिट बढ़ गई है। ठीक है, और बढ़ने के हिसाब से अब स्पीड से गाड़ियां उस बैंक रोड से क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, तो अपर स्पीड लिमिट कितनी होगी, फिर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, दिस वेलोसिटी और ऑन द बैंक रोड शुड बी लेस देन इक्वल टू GR tan थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाता है ऑप्टिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब होता है एक ऐसी स्पीड जिसमें फ्रिक्शन काम नहीं कर रही है, जिसमें फ्रिक्शन को काम करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड्स, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड्स, तो वो ऑप्टिमम स्पीड वाली सिचुएशन होती है। तो जब फ्रिक्शन काम नहीं कर रही होगी तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो भी नहीं होगा, वो 0 होगा। ठीक है, फॉर ऑप्टिमम स्पीड नो फ्रिक्शन, therefore थीटा इज 0। तो उसके लिए क्या हो जाएगी, v ऑप्टिमम इज इक्वल टू √GR tan अल्फा। ये ऑप्टिमम स्पीड है, ये सिर्फ बैंकिंग के हिसाब से ये आएगी। तो बैंकिंग का एंगल अगर बढ़ता जाएगा तो ये स्पीड भी बढ़ती जाएगी। सर इसका ठीक है? क्या मतलब हुआ कि फॉर ऑप्टिमम स्पीड नो फ्रिक्शन, ऑप्टिमम स्पीड इन द सेंस, ऑप्टिमम स्पीड का मतलब है स्पीड न ज्यादा हो ना कम हो। अगर स्पीड कम हो जाएगी तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी कि ढलान पे बॉडी नीचे फिसलने के लिए कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी। और अगर स्पीड ज्यादा होगी तो बॉडी बाहर स्किड ना हो, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन अंदर की तरफ एक्ट कर रही होगी। तो मतलब ऑप्टिमम स्पीड एक ऐसी स्पीड जिसपे फ्रिक्शन ना अंदर की तरफ एक्ट कर रही है ना बाहर की तरफ एक्ट कर रही है, सिर्फ बॉडी अपने खुद के वेट के बेसिस के ऊपर और बैंकिंग के बेस के ऊपर एक नॉर्मल स्पीड से क्रॉस हो जा रही है, उसको हम ऑप्टिमम स्पीड कहते हैं। जब ऑप्टिमम स्पीड से व्हीकल जाता है तो वहां पे फ्रिक्शन का रोल नहीं होता है, तो इसलिए जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है हम उसको 0 कंसीडर करते हैं। उसके ऑप्टिमम स्पीड के लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाता है। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो हमारा थीटा था, यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स इज थीटा, और उस tan थीटा के बराबर म्यू को हमने प्लेस किया था, तो थीटा जब 0 होगा तो म्यू भी 0 होगा, तो वी विल बी हैविंग ओनली tan थीटा। ठीक है, ये सॉरी tan अल्फा, थीटा 0 हो जाएगा tan अल्फा, और अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग के हिसाब से ऑप्टिमम स्पीड डिटरमाइन होगी। मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, वो थीटा प्लस अल्फा से डिटरमाइन होगी, उसमें फ्रिक्शन पूरा काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्टिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड बढ़ जाती है, बैंकिंग को यूज करने से बढ़ जाती है। तो अगर
व्हीकल ऑलरेडी 80 की स्पीड से आ रहा है, तो बैंकिंग रोड के ऊपर वो 80 से ही क्रॉस कर जाएगा, उसको स्लो डाउन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और थोड़ा बहुत स्लो डाउन होता भी ऑप्टिमम स्पीड तक आने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि वो लिमिट भी उसकी ज्यादा है, वहां पे 10 अल्फा ऑलरेडी आ रहा है।